नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं TV7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर, चलेंगे सीधा उत्तर प्रदेश, क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर यूँ कहूँ जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हज़ारों किसानों के त्याग, विश्वास और विकास की कहानी भी है। और इसी भावना को सम्मान देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनोखी पहल की है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले 172 किसानों को उस ऐतिहासिक पहली उड़ान का यात्री बनाया जा रहा है, जो एयरपोर्ट के व्यावसायिक संचालन की शुरुआत का प्रतीक बनेगी। और इनमें बड़ी संख्या में किसान परिवारों के सदस्य और महिलाएं भी शामिल हैं। ये सिर्फ एक हवाई यात्रा नहीं, बल्कि उन लोगों को सम्मान देने का प्रयास है जो बीजेपी दे रही है और जिनकी जमीन पर जो है आज देश का सबसे महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट खड़ा है। जानकारी के मुताबिक ये विशेष उड़ान लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट जाएगी और फिर किसानों को लेकर वापस राजधानी आएगी। लखनऊ पहुंचने पर इन किसानों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी प्रस्तावित है और सरकार का मानना है कि विकास की इस यात्रा में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है और उन्हें इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनाना जरूरी है। और यही वजह है कि पहली उड़ान के यात्रियों की सूची में आम यात्रियों से पहले उन किसानों को जगह दी गई है जिन्होंने वर्षों पहले अपनी जमीन देकर इस सपने को साकार करने का योगदान दिया था। और जेवर एयरपोर्ट का सफर आसान नहीं रहा। भूमि अधिग्रहण को लेकर कई दौर की बातचीत हुई, किसानों की चिंताएं सामने आई, मुआवजे से लेकर पुनर्वास तक इन सब मुद्दों पर लंबे समय तक चर्चा चली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार किसानों से संवाद किया और भरोसा दिलाया कि विकास और किसानों के हित दोनों साथ साथ चलेंगे। सरकार ने सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण की नीति अपनाई और किसानों की मांगों पर विचार किया। और यही कारण है कि आज जब एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार होकर उड़ान भरने जा रहा है, तो सबसे पहले सम्मान भी उन्हीं किसानों को दिया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश के विकास का नया प्रवेश द्वार माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किए जाने के बाद अब नियमित व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है और यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए व्यापार, पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा। अब सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में ये देश के सबसे बड़े और दुनिया के प्रमुख एयरपोर्ट्स में से शामिल हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे खास बात यह है कि विकास की कहानी में किसानों को सिर्फ जमीन देने वाला पक्ष नहीं माना गया, बल्कि उन्हें भागीदार का भी दर्जा दिया गया। पहली उड़ान में किसानों की मौजूदगी इसी संदेश को मजबूत करती है कि बड़े विकास परियोजनाओं की असली नींव उन लोगों के सहयोग से तैयार होती है जो अपने वर्तमान का कुछ हिस्सा छोड़कर भविष्य के निर्माण में योगदान देते हैं। अब जब जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने जा रही हैं, तो ये सिर्फ विमानों की उड़ान नहीं होगी, बल्कि उन सपनों की उड़ान भी होगी जिन्होंने किसानों और सरकार और क्षेत्र के लोगों ने जो है वो मिलकर देखा है। तो फिलहाल इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और सीधे बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ, क्योंकि उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि या पर्यटन की पहचान तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि खेलों की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सोच को साकार करने के लिए राज्य में आयोजित होने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय कायाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियां। अब ये तैयारियां भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर पहुंचकर आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ तैयारियों की जो है वो विस्तृत समीक्षा की। और इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बनाई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी ढांचे, आवास, परिवहन और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का जो है जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश और विदेश से आने वाले खिलाड़ी, कोच, रेफरी और जितने भी प्रतिभागी हैं उनको विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, यानी कि टॉप क्लास सुविधाएं जो है उनको मिलनी चाहिए। साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि आयोजन सफल और यादगार बन सके। सरकार की कोशिश ये है कि प्रतियोगिता जो है उत्तराखंड की मेहमान नवाजी, खेल और संस्कृति, प्रशासनिक क्षमता का भी प्रदर्शन बने। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं भी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का अनुभव लिया और कहा कि उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं मौजूद है। पहाड़, नदियां, झीलें और प्राकृतिक संसाधन राज्य को वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो है आदर्श गंतव्य बनाते हैं।
धामी ने कहा कि सरकार लगातार खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और युवाओं को बेहतर अवसर देने की दिशा में काम कर रही है और उनका मानना है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन राज्य के खिलाड़ियों को वैश्विक मंच से जोड़ने का काम करते हैं और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करते हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार लंबे समय से राज्य को एडवेंचर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास कर रही है। टिहरी झील से लेकर गंगा और अन्य जल स्रोतों तक राज्य में वाटर स्पोर्ट्स का बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया गया है। सरकार का मानना है कि खेल और पर्यटन जो है उनको एक साथ जोड़कर रोजगार, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति दी जा सकती है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को राज्य में आयोजित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि ऐसे आयोजन केवल खेल प्रतियोगिताएं नहीं होती बल्कि प्रदेश की वैश्विक ब्रांडिंग का भी माध्यम बनते हैं। जब विभिन्न देशों के खिलाड़ी और प्रतिनिधि उत्तराखंड पहुंचेंगे तो उन्हें यहाँ प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और पर्यटन स्थलों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य में परिवर्तन जो है वो एक तरीके से निकल कर आएगा। चाहे हम बात करें पर्यटन की या बात करें पर्यटन से जुड़े गतिविधियों की, उनको बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यवसायों को जो है वो फायदा पहुंचेगा। फिलहाल गदरपुर में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और प्रशासन हर छोटे बड़े पहलू पर नजर बनाए हुए है और उम्मीद की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कायाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता उत्तराखंड को खेल पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह आयोजन केवल खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा नहीं होगा बल्कि उत्तराखंड के सपनों, संभावनाओं और नई पहचान का भी प्रदर्शन बनेगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं खान सर के मामले की, क्योंकि नेपाल के एक होटल से सामने आई एक तस्वीर ने बिहार के चर्चित जो है प्रिंस यादव मौत मामले को और रहस्यमय बना दिया है। ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद अब उनके शव की पहली तस्वीर सामने आई। तस्वीर में आंख के पास चोट जैसे निशान दिखाई देने के दावे किए जा रहे हैं, जिसके बाद मौत को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि अभी तक नेपाल पुलिस या किसी आधिकारिक एजेंसी ने इन निशानों को मौत का कारण नहीं बताया है। जांच एजेंसियां पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात कह रही हैं। दरअसल प्रिंस यादव कोई सामान्य नाम नहीं था। पिछले दिनों पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले और तोड़फोड़ के मामले में उनका नाम सामने आया था। पुलिस जांच में उन्हें आरोपियों में शामिल किया गया था और मामला दर्ज होने के बाद वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहा था और इसी बीच नेपाल के एक होटल में उनकी मौत की खबर ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। बताया जा रहा है कि प्रिंस यादव नेपाल में ठहरे हुए थे, जहां होटल के कमरे में उनका शव मिला। शुरुआती स्तर पर कुछ रिपोर्ट्स में ब्रेन हेमरेज की आशंका जताई गई, लेकिन अब तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई इसे सामान्य मौत मानने को तैयार नहीं है तो कोई साजिश की आशंका जता रहा है। हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। नेपाल पुलिस फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और इस मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रिंस यादव के बड़े भाई रोशन आनंद पहले से ही कई विवादों के चलते चर्चाओं में रहे हैं। बिहार के कोचिंग जगत में खान सर और अन्य संस्थानों को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा और हालिया विवादों ने इस पूरे प्रकरण को पहले ही सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया था और ऐसे में प्रिंस यादव की अचानक मौत ने सवालों की संख्या और बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वास्तव में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मौत हुई है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। आंख के पास दिख रहे कथित चोट के निशान का क्या किसी संघर्ष की ओर इशारा करते हैं या फिर उनकी मौत का जो है इससे कोई संबंध है। इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच एजेंसियों के पास भी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, होटल की सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और नेपाल पुलिस की जांच के बाद ही तस्वीर पूरी हो सकती है। फिलहाल प्रिंस यादव की मौत बिहार से नेपाल तक चर्चा का विषय बन गई है। एक तरफ परिवार जवाब चाहता है तो दूसरी तरफ इस मामले से जुड़े विवादों के कारण आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है और अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेगी कि यह मामला सिर्फ एक संदिग्ध मौत का है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और सीधे बात करते हैं मध्य पूर्व तनाव की, या फिर मैं यूं कहूं पश्चिम एशिया तनाव की। पश्चिम एशिया में कई महीनों से जारी तनाव के बीच अब दुनिया की निगाहें एक संभावित अमेरिका ईरान समझौते पर टिकी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण शांति समझौता बेहद करीब है और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है।
ट्रंप का कहना है कि समझौते के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से पूरी तरह खुल जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने भी किसी अंतिम समझौते पर मुहर लगने की पुष्टि नहीं की है, जिससे इस पूरे घटनाक्रम पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी मार्ग से होकर गुजरता है। पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़े, ड्रोन हमले और नौसैनिक टकरावों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को हिलाकर रख दिया। कई बार तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला और दुनिया भर की सरकारों ने चिंता जताई कि अगर ये जलमार्ग लगातार बंद रहा तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर असर पड़ सकता है। और अब अमेरिका और ईरान के बीच जो संभावित समझौता तैयार हो रहा है, उसमें हॉर्मुज़ को फिर से खोलने का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में अमेरिका कुछ प्रतिबंधों में राहत देने और कुछ वित्तीय प्रतिबंधों को कम करने में उस पर विचार कर सकता है, जबकि ईरान समुद्री मार्गों को सुरक्षित और खुला रखने की गारंटी देगा। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी आगे बातचीत का रास्ता तैयार किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कई तकनीकी और राजनीतिक मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है। इस पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया में पाकिस्तान और कतर की भूमिका भी चर्चा में है। खबरों के अनुसार दोनों देशों ने मध्यस्थ के तौर पर बातचीत को आगे बढ़ाने और उसमें अहम योगदान दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी संकेत दिए हैं कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं कतर के प्रतिनिधि लगातार तेहरान और अन्य पक्षों के संपर्क में हैं ताकि अंतिम सहमति बनाई जा सके। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। ईरान के भीतर इस प्रस्तावित समझौते को लेकर विरोध की आवाजें उठ रही हैं। कुछ कट्टरपंथी समूहों और राजनीतिक धड़ों का मानना है कि समझौता ईरान के रणनीतिक हितों को कमजोर कर सकता है और यही वजह है कि तेहरान की ओर से अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि सभी बिंदुओं की समीक्षा के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें अब आने वाले कुछ घंटों और दिनों पर टिकी हुई हैं। यदि यह समझौता वास्तव में होता है तो इससे न केवल अमेरिका और ईरान के रिश्तों में नया अध्याय शुरू हो सकता है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और पूरे पश्चिम एशिया में स्थिरता की उम्मीदें भी मजबूत होंगी। लेकिन जब तक दोनों पक्ष आधिकारिक तौर पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक ये कूटनीति कहानी उम्मीद और अनिश्चितता दोनों के बीच झूलती रहेगी। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी का हालिया यूरोप दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति और आर्थिक रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कनाडा में होने वाली जो कि G7 शिखर सम्मेलन है, उसमें भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के साथ भारत के संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश में जुटे हैं। इसी क्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी मुलाकात और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में भागीदारी ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये दौरा केवल राजनीतिक और कूटनीतिक संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका फोकस तकनीक, नवाचार, निवेश और भविष्य की साझेदारियों पर भी है। फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल क्रांति और तकनीकी नवाचारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आज भारत केवल एक बाजार नहीं, बल्कि नवाचार और तकनीक का वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के कई देश इस यात्रा में भारत के साझेदार बनना चाहते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और व्यापार जैसे मुद्दे बातचीत के केंद्र में रहे। भारत और फ्रांस के बीच पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हुई है और दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को लेकर भी एक दूसरे के महत्वपूर्ण सहयोगी माने जाते हैं। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर भी जाएंगे और माना जा रहा है कि ये यात्रा एक तरीके से मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों को नई गति देने का प्रयास है। स्लोवाकिया के साथ व्यापार, रक्षा, तकनीक और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा सकता है और विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप के उभरते देशों के साथ मजबूत संबंध भारत की आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है कि जब दुनिया कई भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच
भारत अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति के जरिए वैश्विक मंच पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में यूरोप के प्रमुख देशों के साथ बढ़ता सहयोग भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और मजबूत कर सकता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ये यूरोप दौरा केवल औपचारिक मुलाकातों का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत की नई वैश्विक पहचान, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और तकनीकी नेतृत्व को दुनिया के सामने खड़े रखने का एक बड़ा अवसर भी है। अब सबकी निगाहें G7 शिखर सम्मेलन और वहां होने वाली बैठकों पर टिकी हैं, जहां भारत एक बार फिर वैश्विक मुद्दों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।